बीजेपी ने जीत ली है। झुंझुनू, देवली, उनियारा, खीवसर और सलूंबर में बीजेपी प्रत्याशी विजयी हो गए हैं। रामगढ़ में भी बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह आगे हैं। 84 में बीएपी के अनिल कठारा और दौसा में कांग्रेस के डीसी बैरवा जीते हैं। खीवसर में पत्नी कनिका की हार पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के सिर और मूंछ मुड़वा लेने वाले बयान ने हराया है। विधानसभा में आरएलपी का अस्तित्व खत्म हो गया है, जबकि झुंझुनू में ओला परिवार और कांग्रेस का गढ़ गया है और सांसद ब्रिजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के राजेंद्र भांबू यहां से जीत हासिल किए हैं, जबकि देवली उनियारा में भी बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने जीत हासिल की है। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को उन्होंने चुनाव हराया है। और वहीं आदिवासी सीट 84 में एक बार फिर से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी का वर्चस्व कायम रहा। बीएपी के अनिल कटारा ने चुनाव जीत लिया है और बीजेपी के कारीलाल ननोमा को उन्होंने चुनाव हराया है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दौसा सीट पर रिकाउंटिंग शुरू। आरओ मूलचंद लूनिया ने फैसला लिया है। बीजेपी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट की मांग पर यह फैसला हुआ है। करीब 2 घंटे बाद रिकाउंटिंग हो रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दौसा सीट पर रिकाउंटिंग हो रही है। आरओ मूलचंद लूनिया ने यह फैसला किया है। बीजेपी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट की मांग पर यह फैसला हुआ है, जिसके बाद करीब 2 घंटे बाद रिकाउंटिंग हो रही है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, दौसा सीट पर रिकाउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट इस वक्त? देखो शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दौसा की जो हॉट सीट है, इस पर जो परिणाम है, जो आंकड़ा था, जीत का आंकड़ा, वो डीसी बैरवा के पक्ष में था। 2109 वोट से दर्ज की थी। हालांकि इस पर चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की थी, लेकिन बीजेपी की ओर से डिमांड की गई कि इसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए, जिस पर रिकाउंटिंग पर जो आरओ है मूलचंद लूनिया, उन्होंने फैसला लिया है कि पूरी रिकाउंटिंग नहीं होगी, केवल जो बीजेपी की तरफ से जो 10 बूथों पर और जो 10 मशीन है, उनकी रिकाउंटिंग के लिए परमिशन मिली है। और रिकाउंटिंग जो है 10 जो मशीन है उनकी रिकाउंटिंग फिलहाल शुरू होगी। करीब 2 घंटे बाद ये रिकाउंटिंग शुरू हो गई है। वर्तमान के अंदर 5-5 जो एजेंट है जो बीजेपी के, उनको बुलाकर 5-5 मशीनों की यहाँ पर रिकाउंटिंग की जाएगी। साथ के अंदर जो काउंटिंग एजेंट थे वो घर जा चुके थे, उनको वापस बुलाया गया है। भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने नाक का सवाल बना रखा है कि जो सीट है, कहीं ना कहीं दौसा की जो सीट है, ये कांग्रेस की गली की सीट है और बीजेपी को लिए चुनौती को की यहाँ से कारीलाल मीणा के भाई मीणा को ऐसे चुनाव जी। हालांकि अभी तक जीत का जो है वो अभी चुनाव आयोग ने डिक्लेयर नहीं किया है कि यहाँ से डीसी बैरवा को, लेकिन डीसी बैरवा यहाँ से 2100 मतों से जीते थे। अभी फिलहाल रिकाउंटिंग होती है। रिकाउंटिंग में क्या सामने निकल के आते हैं, क्योंकि जीत का आंकड़ा काफी लंबा है, कोई 2109 वोटों का आंकड़ा है। अब देखते हैं कि रिकाउंटिंग के अंदर क्या सामने आता है, उसके बाद ही कुछ कहना स्पष्ट हो पाएगा। आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से नतीजे जो सामने आए थे, कांग्रेस के डीसी बैरवा आगे चल रहे थे, जो आंकड़े अब तक के आए थे, आखिर यहाँ पर रिकाउंटिंग की स्थिति क्यों बनी? क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है? कहीं ना कहीं जो शिवानी, कहीं ना कहीं जो भाजपा है, वो जो ये सीट है दौसा की, ये चर्चित सीट है। डॉक्टर कारीलाल मीणा के भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जीत का जो आंकड़ा था वो 2109 वोटों का था, लेकिन जो प्रशासन है, चुनाव आयोग, उसने डिसीजन नहीं दिया कि फाइनल जो डिसीजन देना वो नहीं दे पाए। लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने यहाँ पर रिकाउंटिंग के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन लगाकर डिमांड की है कि पूरी रिकाउंटिंग की जाए, जिस पर जो आरओ है मूलचंद लूनिया, उन्होंने यहाँ पर जो 10 मशीनों की, 10 बूथों की कह सकते हैं कि उनकी परमिशन मिली है। अब फिलहाल जो रिकाउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दौसा से विधायक कौन बनेगा, या डीसी बैरवा कितने आंकड़ों से पीछे रहते हैं, ये रिकाउंटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बीजेपी ऑफिस से हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र से जरा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसी तस्वीरें इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने जो बढ़त बनाई है, उसके बाद कितना उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और वहां पर जहां मौजूद हैं इस वक्त आप, कैसी तस्वीरें जरा दिखाइएगा।
कहना चाहूँगा कि इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के अंदर जो चहल पहल है वो लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि जो जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दौसा की सीट को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान की दौसा सीट है वहाँ पर हम जो है रिकाउंटिंग करवाएंगे और हालांकि रिकाउंटिंग है वो लगातार जारी है और 4:30 बजे के करीब है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और इसके साथ ही जो 5 बजे के करीब है जो राजस्थान प्रभारी है राधा मोहन अग्रवाल वो यहाँ पहुंचेंगे और जिस तरीके से पूरी जो तैयारियां हैं जोरों शोर से चल रही, क्योंकि जिस तरीके से अगर झुंझुनू सीट की बात की जाए तो झुंझुनू सीट बीजेपी ने अपना 21 साल के बाद खाता खोला है और इसके साथ ही आप देखेंगे जो सीएम सिक्योरिटी को लेकर है वो तैयारियां अब स्टार्ट हो चुकी है और पूरी तरीके से जो है बीजेपी अब धीरे धीरे जो कह सकते हैं कि चहल पहल के साथ है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पे बीजेपी के कई नेता हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि राजस्थान के अंदर जो ये 7 सीटों के ऊपर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर पे जो मजबूती दी है, क्या कुछ रहा पूरे चुनाव के अंदर, क्योंकि आप भी अलग अलग विधानसभा में गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता की जीत है, मोदी जी की जीत है, प्रदेश अध्यक्ष जी की जीत है। इनकी पूरी मेहनत के साथ हर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ के ऊपर लगकर जिस हिसाब से तन मन धन से मेहनत करी उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेके गए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके जो फायदे हैं वो जनता के बीच में जाकर गिनाए, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका जीत का फायदा है वो मिला है। लेकिन सबसे अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण बात, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में आएंगे और जीत का जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 1 सीट से 5 सीट की ओर बढ़त बनाती हुई दिखाई दी है उसको लेकर यहाँ पे जो है कई कार्यक्रम हैं वो किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे जो आतिशबाजी और जो अन्य जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री के आने के बाद है वो शुरू होंगे। जी अब वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे सीएम कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे और स्वागत के लिए कैसी तैयारियां वहां पर की जा रही है, क्योंकि उत्साह तो तस्वीरों के जरिए भी नजर आ रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री को लेकर के अपडेट्स कब तक यहाँ आ रहे हैं? अगर मैं शिवानी मुख्यमंत्री के यहाँ बीजेपी मुख्यालय की बात करूँ तो बीजेपी मुख्यालय में तकरीबन 4:30 बजे का ऑफिशियल टाइम है और इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो राजस्थान के जो प्रभारी हैं वो भी जो 5 बजे के करीब है यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों ने जो कह सकते हैं कि एक डोर टू डोर जो है अपने जो सरकार की जो कार्य है उनको लेकर गए, जनता के बीच में जो कह सकते हैं कि उनके फायदों को गिनाया और साथ ही आपने देखा कि जिस तरीके से जो झुंझुनू सीट के ऊपर लगातार है जो परिवारवाद हावी हो रहा था पिछले 21 साल से लगातार है परिवारवाद हावी हो रहा था, उसको जो तोड़ने का काम है वो बीजेपी ने किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दौसा सीट है उसको लेके भी यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय के अंदर जब जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ जब मुखातिब हो रहे थे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि राजस्थान के अंदर जो ये जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है वो मोदी सरकार के नेतृत्व में उनके जो डिसीजन है उनके जो डिसीजन को लेकर है राजस्थान की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो अन्य जो सीटें हैं जहां पर आदिवासी सीटों की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा सलूम्बर सीट की बात कर लीजिए या फिर 84 सीट की बात कर लीजिए, इन दोनों सीटों के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की जो चाहे पदाधिकारियों की बात करें या फिर जो कह सकते हैं नेताओं की बात करें, उन्होंने बूथ स्तर पर जाके जनता के जो कह सकते हैं कि योग्य व्यक्ति है जो योजनाओं को लेकर जो कह सकते हैं जो एक मानक तय किए गए थे उन मानकों के अनुरूप जो व्यक्ति योग्य व्यक्ति है उसको उसका लाभ है दिलाने का काम है भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके लिए जो भी उनके हित में जो भी कार्य होंगे वो हम लगातार करते रहेंगे और इसका फायदा है वो राज्य सरकार को तो मिलेगा ही और जो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को भी वो मिलेगा। मेरे साथ यहाँ पे बीजेपी के एक पदाधिकारी हैं, उनसे मैं बात करूँगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी अब लगातार है जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दौसा सीट है उसको लेकर रिकाउंटिंग करवाई जाए।
देखिए दौसा में भी अभी भी हमको ये समझ में नहीं आ रहा, जिस तरह का लोगों का माहौल था, लोगों का अपनापन था, लोग सरकार के साथ चलना चाहते थे, लोगों के मन में इच्छा थी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो सरकार होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी जो काम थे, जो ईआरसीपी की जो बात थी, जो लोगों के घरों घरों तक पहुंचने का काम था, तो सरकार के साथ जाकर वोट डालना चाह रहे थे, लेकिन छोटा सा मार्जिन जो माइनर अंतर रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने जो झुंझुनू के अंदर परिवारवाद था उसको जनता ने जो कह सकते हैं कि पटकनी दी है। दौसा सीट पे भी परिवारवाद काफी हावी हो रहा था। आपकी अगर मैं टिकटों के वितरण की बात करूं तो कहीं ना कहीं परिवारवाद को भी बढ़ावा। देखिए ये आप इस बात को आप कह सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जगमोहन मीणा जी 2012 में उन्होंने बीआरएस ले लिया। अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का भाई है, लेकिन वो खुद मेहनत करता है, खुद अपनी लाइन निकालता है, खुद पार्टी में संगठन में वो आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। 2012 में बीआरएस लेके अगर कोई व्यक्ति 2024 में चुनाव लड़ता है, टीआरसीपी का फायदा नहीं मिला है तो नहीं, निश्चित रूप से कई बार ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन अभी रिकाउंटिंग चालू है और हमें ऐसा लगता है कि इस बार फिर से हम दोबारा से अभी जल्दी आपके सामने परिणाम बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए एक उम्मीद है वो जताई जा रही है। और भी बीजेपी के पदाधिकारी, उनसे मैं बात करूं सर, दौसा सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि रिकाउंटिंग के लिए भी अध्यक्ष जी ने अभी मीडिया के सामने कहा कि हम रिकाउंटिंग करवा रहे हैं। देखिए ये जो पूरा उपचुनाव है इसको सामूहिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आप ये देखिए कि जनता ने इन 7 ही सीटों पर, आप ये मान के चलिए 5 पर निश्चित हमारी विजय हो गई, 1 पर हम हारे हैं। तो पिछली बार हम 74,000 वोटों से हारे थे, वो कम, इस बार 18,000, हाँ 20 मान लीजिए, मुझे जहाँ तक ज्ञान है मुझे 18,000 का ध्यान है, तो उसमें हमने 50,000 से कम की अंतर पाटा है हमने। और रही बात दौसा की बात करें, अभी उसमें रिकाउंटिंग चल रही है, 10 मशीनों की रिकाउंटिंग हो रही है, उसमें पिछली बार का जो अंतर था वो लगभग 40,000 के आसपास था, और इस बार जो परिणाम है वो अभी जो घोषित हुआ है पूर्व में, उसमें 2,2500 वोटर का फर्क है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार मैंडेट जनता ने दिया है। 11 महीने के भजनलाल सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया, और ये सुखद परिणाम जनता आप सबके सामने है। लेकिन एक सवाल है, क्या वजह रही जिसकी वजह से जो आदिवासी, जो हम बोल सकते हैं 2 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट पे तो बीजेपी ने हालांकि जीत ली है, लेकिन जो दूसरी सीट है वहाँ पे क्या बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं या फिर उनके जो कार्य हैं वो ले जाने में क्या सफल नहीं हो पाए? नहीं, मैंने कहा ना आपको, पिछली बार जो सीट हम 74,000 वोटों से हारे, इस बार लगभग 20,000 वोटों से अंतर से हम हारे हैं। तो हमने लगभग 54,000 वोटों के अंतर को पाटा है पिछली बार के मुकाबले में, जो आज के 1 साल पहले चुनाव हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारी बात जनता तक पहुंची है, और उसी का परिणाम है कि इतने बड़े अंतर को हम पाट पाए हैं। और आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है, और 3 जगह उनकी जमानत जब्त हो गई है। कुल मिला के मैं समझता हूँ डोटासरा जी को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन नैतिकता तो यही कहती है कि इतनी बुरी पराजय राजस्थान में पहली बार। लेकिन महाराष्ट्र को लेके भी काफी सुखद, महाराष्ट्र में देखिए जनता ने बुरी तरह से, देखिए हरियाणा में हो या महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, या जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है, जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा है तो भरोसा है। और निश्चित रूप से ये जो बात थी है कि न बटना है न कटना है, और देश के विकास के साथ चलना है, तो पूरी की पूरी भारत में एक लहर निश्चित रूप से वापस पुनः, जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के समय पर एक संविधान वाला भ्रम फैलाया था, मैं समझ अभी जी आपने एक अभी वर्ड कहा, ना बंटना है ना कटना है। इस नारे की शुरुआत होती है यूपी से, और ये नारा राजस्थान, महाराष्ट्र, अन्य कई राज्यों के अंदर जाता है, और उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर इसका जो कह सकते हैं कि फायदा बीजेपी को मिलता है। देखिए क्या है कि आप ये स्पष्ट रूप से मान के चलिए कि जो कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें रही हैं, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, कन्हैयालाल का गला किस तरह रेता गया, पुलिस में सूचना देने के बावजूद भी उसको सुरक्षा नहीं मिली। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। पालघर में देखिए आप, जब क्या हुआ था महाराष्ट्र में, तो मैं समझता हूँ जनता सब जानती है। जनता ये जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास अपने नए सोपान गढ़ रहा है। पूरे विश्व में आज भारत की पहचान, भारतीयों की पहचान बहुत तेजी से और प्रखरता के साथ में मजबूत हुई है। और राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से 11 महीने में भजनलाल सरकार ने काम किया है, हमने पेपर लीक के अंदर 175 लोग जो कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों का पेपर लीक की अभी आप बात कर रहे थे, क्योंकि कल ही जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 10 लोगों को है जमानत दे दी है। देखिए ऐसा कोई भी
मैं समझता हूँ अपराध नहीं, इसमें जमानत नहीं होती है। जमानत निश्चित रूप से होती है, लेट होती है, जल्दी होती है। जमानत देना अलग विषय होता है, किसी को अपराध मुक्त नहीं किया। और मेन बात मैं कह रहा हूँ, सरकार ने कितनी तीव्रता के साथ में जो वादा छात्रों के साथ में किया था, उनका ये सपना टूट गया था कि 2-2, 3-3 साल मेहनत करते थे, माएँ अपने जेवर बेच के, परिवार अपनी संपत्ति बेच के बच्चों को पढ़ाते थे, और वो ठीक एग्जाम है दे के आता वीरेंद्र, तो पता देखिए चलता था तो कि पेपर लीक हो अभी गया कहीं है। ना कहीं यहाँ पर खुशी का माहौल बीजेपी मुख्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, हम आप सभी के पास वापस लौटेंगे। इस बीच खीवसर में हनुमान बेनीवाल से हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा सिंह ने बातचीत की है, सुनवाते हैं वो। खीमसर में हमारे साथ है हनुमान बेनीवाल, जो अभी आरएलपी की आपकी वाइफ अभी उम्मीदवार रही है इसमें, लेकिन जो उम्मीद थी आपको वो यहाँ पर थोड़ा निराशाजनक दिख रहा है। देखिए, मेरा वोट घटा नहीं है। जो 80,000 वोट, मुझे लगभग 80,000 वोट मिला था अभी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 1 साल पहले। 80,000 से वोट क्रॉस करूंगा मैं। लेकिन खींवसर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और जो उम्मीदवार बीजेपी का था वो मेरे ही से गया हुआ था, मेरी पार्टी का प्रधान प्रतिनिधि था। और उसके बाद सरकार ने जिस तरह दुरुपयोग किया सत्ता का, 5 करोड़ रुपए हमारे विधायक कोष का जो था वो रोक लिया, उसमें हाईकोर्ट गया हूँ मैं। 5 करोड़ मेरा एमपी कोटे का पैसा जो मैंने दे दिया, उन कामों को भी चालू नहीं होने दिया, और जबरदस्त तरीके से हमारे लोगों को इस चुनाव के अंदर परेशान किया गया। और धन बल और पूरी ताकत इन्होंने 12-15 मंत्री, 50 विधायक हर जाति के, और दूसरा जो इनका बयान था मंत्री का गजेंद्र खींवसर का, मूछ दाढ़ी वाला, उससे भी राजपूत और अदर जो वोट था, जो वो वोट काफ़ी बढ़ा जबरदस्त तरीके से। उन पंचायतों में मुझे हार मिली, जहाँ मैं सोच रहा था 500 से हारूंगा, वहाँ 1200 से हारा, 1300 से हारा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो प्रतिष्ठा का सवाल बना के जो समाज के लोगों के सामने जाके रोए वो, कि अगर हनुमान जीत गया तो मेरी दाढ़ी मूछ कटानी पड़ेगी, तो उसको भी लोगों ने मन से लिया इस बात को। और बाकी मेरा प्रदर्शन कोई ख़राब नहीं रहा। हमारा एक 0 से हमारी शुरुआत है, खुद का ही 0 से शुरू किया हुआ, ग्रास रूट से उठे हुए लोग हैं। तो मेरे हिसाब से ठीक है, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलता रहता है उतार चढ़ाव राजनीति के अंदर, आपने देखा है। लेकिन मैं लड़ा हूँ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी यहाँ इंटरेस्टेड थे खींवसर की सीट को लेके कि हनुमान को हराना। कांग्रेस बीजेपी एक थी, और सारे लोग एक थे जो लगातार, मिर्दा मेरे सामने लगातार हार रहे थे, 5-6 बार हार गए, तो वो भी एकजुट थे, रो रहे थे लोगों के सामने जाके। बड़ा गांव है उनका, कि साहब कैसे ही करके एक बार हमारी बात रखो, कैसे ही करके बात रखो। और इन्होंने इस बार खूब पैसे बांटे चुनाव के अंदर जम के। सरकार की इज्जत का सवाल था। सरकार ये कह रही थी हनुमान बेनीवाल की आरएलपी तो हारनी ही चाहिए। इतना जोर शायद इन्होंने राजस्थान में दूसरी किसी सीट पर नहीं लगाया। और इसमें बीजेपी के जो मेरे कई पुराने मित्र थे ना, वो भी उन्होंने पूरी मित्रता निभाई, मतलब हराने के लिए पूरी हर तरीके से। पहले ही दिन से, जब दिसंबर में सरकार बनी, उससे लेके 1 साल का जो पीरियड है, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी खुल के सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी। आयोग बेसहारा नजर आ रहा था, जिस तरह हमारे लोगों को परेशान किया, गुंडागर्दी यहाँ पे की गई। वो तो मेरे कार्यकर्ता बड़े मजबूत रहे, नर्वस नहीं हुए और लगातार डटे रहे। ऐसा नहीं, मुझे जहाँ वोट मिलने चाहिए थे वहाँ वोट मुझे ज़्यादा ही मिले, कम नहीं मिले। और झुंझुनू सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। ओला और कांग्रेस का गढ़ बीजेपी ने यहां पर सेंध लगा दी है। राजेंद्र बांबू की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है। ढोल नगाड़े बजाकर लोगों ने जश्न मनाया है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते हुए यहां पर लोग नजर आए। और झुंझुनू सीट पर 66.14% मतदान हुआ था। 2,74,698 वोटर्स में से 1,81,680 वोटर्स ने मतदान किया था। वहीं 573 मतदाताओं ने होम वोटिंग की थी। जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत में बांबू ने इसे झुंझुनू की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत बताई है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मैं राजस्थान की 7 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में जो रुझान आ रहा है अभी तक का, मैं राजस्थान की इन 7 विधानसभा के क्षेत्रवासियों का, आम जनता का धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से झुंझुनू की जो रुझान है, मुझे लगता है कि पिछली बार राजेंद्र बांबू जी 40,000 वोटों से हारे थे। इस बार झुंझुनू की जनता ने उनको सूद समेत लगभग 40,000 वोटर जिताने का मन बना लिया है। अभी 7 राउंड बाकी है। 30,000 से अधिक की लीड भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। राजेंद्र बांबू जी की जीत, राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुंझुनू की जनता का विश्वास,
और कार्यकर्ताओं की सफल मेहनत के आधार पर निश्चित ये ऐतिहासिक जीत है। और झुंझुनू में जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है, मैं झुंझुनू की जनता का धन्यवाद करता हूँ। मैं झुंझुनू की जनता को बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सभी मतदाताओं को, जनप्रतिनिधियों को और शीर्ष नेतृत्व को, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया और विकास की जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी की उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। झुंझुनू में जो भी उदासीनता के कारण जनप्रतिनिधि की कमियां रही हैं, जो भी लंबित कार्य है उनको प्राथमिकता आधार पर पूरा करवाएंगे और एक विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। ये तो इसका चुनाव परिणाम बता रहा है कि गोदीवाद अर्थात वंशवाद को इन्होंने पराजित किया और मोदीवाद को विजयी बनाया है। और यमुना जल समझौते की जहां तक बात है उसको त्वरित गति से मैं लागू करवाऊंगा। ये तो पेयजल का था, लेकिन मैं सिंचाई का पानी मुहैया कराने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। और चलिए, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, वीरेंद्र, देवेंद्र और विपिन। सबसे पहले विपिन का रुख करते हुए चलेंगे। विपिन, आपकी जहां पर मौजूदगी है, कैसी तस्वीरें वहां पर कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, शांता देवी मीणा, भाजपा की शांता देवी मीणा की जीत के बाद भी लगातार जो कार्यकर्ता है वो खुशी मना रहे हैं। और वहीं उदयपुर में इसकी मतगणना हुई और जो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र है, सलूम्बर कस्बा है, वहां पर भी आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न का माहौल है। सभी नाच रहे हैं और इसे एक तरह से उत्सव के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यह कांटे की टक्कर के बाद बीजेपी लगभग हार सामने देख रही थी, लेकिन अंतिम राउंड में 22वें राउंड में जाकर 1281 वोटों से जीत दर्ज करके आई है। वही सबके लिए बड़ी बात है, क्योंकि जितेश कटारा पहले राउंड से ही लगातार बढ़त बनाए हुए थे और अंतिम 22वें राउंड में भाजपा की जीत दर्ज हुई। जीत के बाद निम्बाहेड़ा विधायक चेतन कृपलानी, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी सहित तमाम जो नेता है जो इस चुनाव में लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वह सभी यहाँ पहुंचे हैं। और अभी जो है मतगणना स्थल के बाहर सभी का जमावड़ा है और सभी नारेबाजी के साथ में जश्न मना रहे हैं। ठीक है, एक बार देवेंद्र के पास भी चलेंगे। देवेंद्र, रिकाउंटिंग हो रही है, कैसी तस्वीरें वहां पर इस वक्त नजर आ रही हैं, कितना समय और लगेगा? बताना चाहूंगा कि शिवानी, जो यहाँ पर काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। सबूतों पर यहाँ जो 10 बूथ हैं, 10 मशीन है, उनको लेकर जो बीजेपी ने डिमांड की थी प्रार्थना पत्र के जरिए कि काउंटिंग की जाए, उस पर जो आरओ है मूलचंद दुनिया, उन्होंने सहमति दी है कि 10 जो बूथ है, 10 मशीन है, उनकी रिकाउंटिंग की जाएगी। भाजपा के जो एजेंट है वो अंदर रिकाउंटिंग के अंदर मौजूद है और लगातार जो रिकाउंटिंग को लेकर जो बीजेपी डिमांड करती थी उसको लेकर अब बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जगमोहन मीणा, वो भी महाविद्यालय के अंदर मौजूद हैं। उनके भतीजे भी यहाँ पर आए थे, राजेंद्र प्रधान महुआ से जो विधायक है वो भी आए थे यहाँ पर। अब देखते हैं कि ये जो बीजेपी की जो गलफास जो सीट है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी सीट के लिए। यहाँ पर सीएम का भी दौरा रहा था, कोडलाल मीणा ने लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग किया था, लगातार करीब 1.5 महीने से लगातार एक मंत्री, एक कास्ट के मंत्री यहाँ पर जो दौसा है उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने कैंपेन किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब जो रुझान आए सामने, 18 राउंड कंप्लीट हुए जिसके अंदर डीसी बैरवा है वो करीब 2109 वोटों से विजयी हुई। हालांकि इसकी वही पुष्टि जो चुनाव आयोग उसने अभी की नहीं है। रिकाउंटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितने मतों से कौन विजयी होता है। अभी रिकाउंटिंग के से पहले के जो रुझान है उसके अंदर जो डीसी बैरवा है वो विजयी हुए हैं, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की। ठीक है, ठीक है, एक बार वीरेंद्र के पास भी चलते हैं। वीरेंद्र, बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, अब तक लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। उत्साह की जो तस्वीरें वहां पर आपने दिखाई थी, कैसा माहौल देखने को इस वक्त मिल रहा है? थोड़ी देर बाद सीएम भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो ये 5 सीटों के ऊपर जो फतह हासिल की है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जोश का काम करती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे जो है जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी तरफ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इधर की साइड है जो मीडिया कर्मी हैं वो बैठे हुए हैं। और अब जो है राजस्थान के जो बीजेपी के अलग अलग क्षेत्रों से जो आए हुए बीजेपी पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ पदाधिकारी उनसे बात करूँगा। सर, जिस तरीके से बीजेपी कह सकते हैं कि 5 सीटों के ऊपर जीत की जो परचम है वो लहरा रही है, क्या कुछ कहेंगे?
देखो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उनकी कार्यशैली है, जो कार्य करने की क्षमता है, जिन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने जब से सरकार बनी है 11 महीने में जो उनकी योजनाएं थी या योजनाएं धरातल पर आने लगी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र में जो मोदी जी की जो योजनाएं, उनके कारण आज हम 7 में से 5 सीट हम चुनाव जीते हैं। ये मैं माननीय भजनलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत तो है ही, वो तो कह ही रहे संगठन ने पूरे, जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष जी ने और जिन्होंने भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने संगठन का पूरा अनुभव है। जिस तरह से उन्होंने तरीका अपनाया और हर जगह जो कैबिनेट मंत्रियों को लगाया, हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कैबिनेट मंत्री और संगठन के प्रदेश से भी लगाए और सभी मोर्चों से जो पदाधिकारी लगाए, और उन्होंने जिम्मेदारी दी, टॉक्स दिया कि चुनाव जीतना है, बूथ से लेकर के हर बूथ से चुनाव। बिल्कुल, देखिए काम किया है। बूथ पर जो मजबूती है वो कार्यकर्ताओं ने दी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो राज्य की योजनाएं हैं वो बूथ पर जो योग्य व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का काम है वो कार्यकर्ताओं ने किया है, और उसी का फायदा है बीजेपी को मिला है। जी ठीक है, वीरेंद्र, देवेंद्र और विपिन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए